अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज जो मैं नावल रीड करने जा रही हूँ वो है तुझसे मांगू मैं तुझको, जो कि तहरीर है शादिया मुस्तफ़ा इमरान की। चलिए शुरू करते हैं इसकी किस्त नंबर 10। हिशम ने बहुत सोचने समझने के बाद ये फैसला किया था, क्योंकि बड़ी मामी का रवैया और लहजा उसे बहुत दुख दे रहा था और वो इन सबको अपना समझता था। मगर बड़ी मामी ने कितनी गैरत का सबूत दिया था और करती भी क्या, ठीक ही तो ये किया था कि फरहान के साथ भी तो जुल्म था, उसकी बीवी से शादी। लानत है हैशम अहमद तुम पर। ज़मीर उसे कितने दिनों से मलामत कर रहा था और ये बात उसकी गैरत को गवारा नहीं थी। उसने नाना जान को भी अपना फैसला सुना दिया था। वो खुशी को इस घर में नहीं रखेगा, क्योंकि वो अपनी बीवी की उठते बैठते बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बड़ी मामी उसे गिरी हुई निगाहों से देखें, ये तो वो बिल्कुल गवारा नहीं करेगा। हैशम, तुम गुस्से में जल्दबाजी कर रहे हो। नाना जान, मैंने जो बेहतर समझा वही किया है। वो मेरी बीवी है और गले पड़ा ढोल तो मुझे बजाना है, मगर यहाँ नहीं, क्योंकि मैं अपनी बीवी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो बहुत संजीदा था। मुर्तज़ा अली के रूम से आवाज़ें बाहर जा रही थीं, जो बड़ी मामी और छोटी मामी भी सुन रही थी। तुम नज़रत की बातों को इतना सीरियस क्यों ले रहे हो? नाना जान, मुझे सीरियस लेना पड़ेगा। उन्होंने मुझे एहसास दिलाया है कि मैं इस घर का हूँ ही नहीं, मगर मुझे उनसे शिकायत भी नहीं। वो निगाह झुकाए हुए था। शाहिदा, हैशम क्या घर छोड़कर जा रहा है? नुसरत को फिक्र भी हुई, क्योंकि इर्तिज़ा अली उन्हें सुनाने से छोड़ेंगे तो नहीं। लग तो ऐसा ही रहा है। वो तो कर तासुब से गोया। आप मुझे ये बता दें, जाना कब है? वो वाइट कमीज शलवार में मलबूस उलझा बिखरा हुआ लग रहा था। मुर्तज़ा अली को उस पर ढेरों प्यार आया था। मेरे बच्चे, मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मैंने सोच समझ कर ही उस लड़की से तुम्हारी शादी की थी। उन्होंने उसे शानों से थाम लिया था। मैं बहुत चाहता हूँ तुम्हें। पता नहीं चाहतों पर मुझे एतबार करना चाहिए था भी या नहीं, मगर खुदा गवाह है, मैंने आप सबको दिल से चाहा है, अपना समझा है। मेरे तो माँ बाप इस वक्त दुनिया से चले गए थे जब मुझे इसकी ज़रूरत थी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि माँ बाप की चाहत क्या होती है। वो बहुत दिल गरिफ्तार और उदास हो रहा था। मेरी चाहत भी मेरी चाहत पर भी शक है। उनकी आंखों में नमी दर आई थी। बाहर खड़ी नुज़रत शर्मिंदगी से शाहिदा से निगाह नहीं मिला पा रही थी। वो वापस मुड़ गई थी। काश भाभी आप अपनी जलन और हसद को एक तरफ करके हैशम को समझती। तो वो बहुत मज़लूम है। हमारी मोहब्बत और चाहत और तवज्जो ले लेगा तो क्या हो जाएगा? शाहिदा का दिल भी उदास हो गया था। हैशम इस घर से जाने की जो बात कर रहा था। नाना जान, मुझे ये बता दें कि मुझे उस लड़की को लेने कब जाना है? वो सर झुकाए हुए था। अभी मैं जाके बात करता हूँ। वो उधर की भी हालत जानते थे। खुशनुमा की मर्जी नहीं थी, क्योंकि उसके साथ भी तो जुल्म हुआ था। रिफत उसकी शॉपिंग करवा रही थी और साथ साथ ये भी हिदायतें दे रही थी कि अपने जहेज के सारे सूटकेस में लॉक लगा कर रखना। क्या पता कोई चीज़ इधर उधर हो जाए। चाबी अपने पास ही रखना। अरे ओ हुस्ना, एक दफ़ा भी इस माँ को आगे नहीं पूछा। सर दर्द से फटा जा रहा है। नसरीन की तेज़ करारी सी आवाज़ ने उसके मसाज करते हाथों को रोक दिया था। जब से नसरीन पेशावर गई थी, सर्दी की वजह से वो खुद पर तवज्जो नहीं दे पा रही। चूल्हे की तेज़ आंच से उसकी स्किन मुतासिर हुई और आज उसे मौका मिला तो वो ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठ गई थी। हुस्ना, हुस्ना, वो आवाज़ें दे रही थी और हुस्ना ऐसे बन गई जैसे आवाज़ ही नहीं आ रही। सारे काम तो करके आई हूँ, रात तो आराम कर लेने दिया करें। उसने आईने में अपना चेहरा देखा था। हुस्ना आपी, कब से अम्मी आपको आवाज़ें दे रही हैं, आपको सुनाई नहीं दे रहा? फैज़ान हाँफता काँपता ऊपर आया और सीधा उसके कमरे में था। अब क्या काम पड़ गया है तुम लोगों के लिए, तो रोटी वगैरह सब पका कर ही रखाई थी। उसने अपना पर्पल लीलन का दुपट्टा उठाकर शानों पर डाल लिया था। अम्मी के सर में दर्द हो रहा है, कह रही हैं कि चाय बना दो। वो उसकी मसाज क्रीम के जार को देखने लगा। तो तुम तो रखो, क्या चीज़ कुत्तों की तरह सूंघते रहते हो? चिड़ी हुई पहले ही थी। फैजान के हाथ पर हाथ मारा, जैसे हर चीज़ सूंघने की आदत थी। तौबा है आपी, कितनी ज़ोर से मारा है। वो मुंह बसोर कर रह गया। यहाँ से दफा हो जाओ, मैं आ रही हूँ। जार सारे अंदर ड्रेसिंग टेबल की राइट दराज में रखे। पता नहीं इतना गुस्सा क्यों खाती हूँ। बिल्कुल अम्मी पर गई। वो तब ही तो गया था। बकवास नहीं करो। फैजान मुंह बनाता हुआ चला गया था और वो दांत पीसती रह गई। रुखसती के दिन भी करीब आ रहे थे। शहरियार ने अलग उसका जीना हराम कर रखा था। ऊपर से नसरीन की हिदायतें जिससे पेशावर से आई थीं, बिल्कुल ही हाथ पैर छोड़कर बैठ गई थीं। हर काम के लिए उसे आवाज़ देती थी। बेड से अपना दुपट्टा उठाया, उसी वक्त उसका सेल भी पीप देने लगा। ओह नो! वो बेजार सी हो गई थी। अपना सर थामकर शहरियार की कॉल की। अपना सर थाम लिया था। शहरियार की कॉल थी और उसकी कॉल तो मिस करना अपनी शामत बुलाने के मुतरादिफ था। सुने, मुझे नीचे जाना है। अम्मी कब से आवाज़ें दे रही हैं। कॉल रिसीव करते ही फ़ौरन अपना उज़र भी पेश किया था। तुम झूठ भी बोलने लगी। शहरियार जैसे उसे माफ़ी देना नहीं चाहता था। मैं सच कह रही हूँ। वो भिना गई थी। आवाज़ को नीचे करके बात करो। अपने शौहर से मुखातिब हो, घर के मुलाजिम से नहीं। वो तो एक लम्हे के वो तो एक लम्हे में उसे झड़क कर ही रख देता था।
सुनो, जल्दी काम से फारिग हो जाओ तो मैं कॉल करूँगा। वो रोज़ ही कॉल करता था, कभी नेट तो कभी सेल। हुस्ना को अपनी ज़िंदगी मशीनी लगने लगी थी। आज वैसे भी जुम्मा है, बहुत काम है, नमाज़ पढ़नी। व्हाट? तुम जुम्मे के जुम्मा सिर्फ नमाज़ पढ़ती? वो तो गुस्से में आ गया था। इतने काम होते हैं, नमाज का टाइम नहीं मिलता। वो शर्मिंदा हुई थी। शर्म करो, नमाज को सिर्फ काम की वजह से नहीं पढ़ती। ज़िंदगी में तुम्हारे डिसिप्लिन है ही कब जो तुम नमाज पढ़ोगी। आर्ट्स काउंसिल पाबंदी से जाना याद रहता है, कभी ये पाबंदी नमाज के लिए भी की है। शहरियार का तो लेक्चर ही शुरू हो गया था। हुस्ना सख्त खौफ में मुब्तला होने लगी, मगर नमाज ना पढ़ने पर उसे शर्मिंदगी थी। मैं कुछ नहीं जानता, तुम नमाज की भी पाबंदी करो, क्योंकि बाद में मैं तुम्हें पाबंदी से फजर में भी उठाया करूँगा, तो बुरा लगेगा तुम्हें। इसीलिए अभी से पाबंदी कर लो। वो उसे सख्त सुनाने से भी बाज नहीं आ रहा था। फजर में तो उठा भी नहीं जाता। वो मनमनाई थी। सारे काम करने पड़ेंगे तुम्हें, फिर तुम्हें पता चलेगा ज़िंदगी क्या है। वो तो मुझे पता चल ही गया है ज़िंदगी क्या है। वो सोच कर रह गई थी। अरे ओ हुस्ना, किधर गई? नसरीन की फिर पाटदार आवाज़ आई तो उछल गई थी। सुनिए, मुझे अम्मी बुला रही। वो ये कहकर मोबाइल ड्रेसिंग टेबल पर डालकर तेज़ी से भाग गई थी। जल्दी आना। निफत की आवाज़ पीछे से आई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि नसरीन उसे इतनी जल्दी तो नहीं भेजेंगी। मुर्तज़ा अली हैशम को लेकर आने वाले थे और खुशनमा अभी तक ऑफिस में थी। ऑफिस भी उसने ज़बरदस्ती ही दोबारा ज्वाइन किया था, वरना हैशम की उस दिन वाली हरकत की वजह से वो आने वाली तो बिल्कुल भी नहीं थी। क्या बात है, आज आप अभी तक यहाँ क्यों हैं? वो खासा संजीदा लग रहा था। खुशनमा उसकी जानिब देखने से इज्तनाब बरत रही थी, वरना तो वो उसकी जॉब पर लात मारकर चली गई थी। मगर अशर की कॉल और 1 साल की एग्रीमेंट की वजह से दोबारा आना पड़ा, वरना वो एग्रीमेंट को भी अहमियत नहीं देती थी। आज काम ज़्यादा है इसीलिए यहाँ हूँ। रुखाई और ज़रा तुश रवि से गोया हुई। मुझे आज कहीं जाना है ज़रूरी, इसलिए आज का काम आप रहने दें, कल कर लीजिएगा। वो उसे हसरत भरी निगाहों से देखते जाने लगा। क्यों इस लड़की को वो सोचने लगा था, उसे ये अच्छी लगने लगी थी। वो उसे हसरत भरी निगाहों से देखने लगा था। जाने क्यों वो इस लड़की को सोचने लगा था, उसे ये अच्छी लगने लगी थी। आपको जाना है तो जाइए। वो जानती थी कि उसे आज कहाँ ज़रूरी जाना है। मुर्तज़ा अली और उसे आना था, और इन दोनों से बचकर ही तो यहाँ बैठी थी। मिस खुशनुमा, तेज़ लहजे में पुकारा। मिस नहीं मिसेज़, उसने झट जताया था। आप इस बेबुनियाद रिश्ते को क्यों लेकर बैठी हैं? जान छुड़ाइए, मैं आपको ऑफ़र दे तो रहा हूँ। शट अप, वो तो मुश्तिल हो गई। आपके लिए बेबुनियाद रिश्ता होगा। आप अपर क्लास लोगों के लिए ऐसे रिश्ते बेबुनियाद होते हैं। हम मिडिल क्लास लोगों की बेटियां एक ही दफ़ा रिश्ता कायम करती हैं और दिलो जान से कायम करती। उसने हाथ पर हैशम की तबीयत साफ कर दी थी। आप मिडिल क्लास की लड़कियां ऊंचे ऊंचे ख्वाब भी बहुत सजाती हैं। अपनी चादर के मुताबिक ही ख्वाब देखा करें। मैंने आपको इसलिए ऑफ़र दी थी कि आपके ख्वाब इसी तरह पूरे हो जाएंगे। शट अप, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ, क्योंकि वही लड़कियां ख्वाब ऊंचे सजाती हैं जिनकी तरबियत में कमी हो, या जिनकी माएँ उनका दिमाग ख़राब कर दें या पर सर पर चढ़ा लें। खुशनमा के दिल में तो लगता था कि आग भरी थी, जो शोला बाहर निकल रहे थे। हाँ, सिवाय पोस्ट करने के कुछ नहीं आता, क्योंकि आप मिडिल क्लास लड़कियों के ही सबसे ज़्यादा नखरे भी होते। हैशम को कुछ जानने वालों का पता था कि वो कैसे लोग थे। पता नहीं किन किन लड़कियों से मिलते हैं आप। अंदाज उसका फरमाइशी और तंजिया हो गया। फजूल बकवास का मैं आदी नहीं, वो सुलग गया था। आप इस वक्त जाइए, शाम ज़्यादा हो जाएगी, फिर कन्वेंस का मसला होगा। इत जाने क्यों हैशम को इस तीखी मिजाज वाली लड़की से इतनी क्यों का उनसियत और लगाव हो गया था। वो खुद को जैसे उसके बगैर अधूरा समझने लगा था। घर की जो टेंशन थी, वो इसमें खुशनुमा से गाफिल नहीं था। उसे खुशनुमा की सादगी साफ गोई सच्चाई बहुत मुतासिर कर गई थी। उसने खुशनुमा से वफाशारी का सबक भी ले लिया था। वो अपने शौहर से कितनी मोहब्बत करती थी, जबकि वो उसे कुछ समझता भी नहीं था। फिर भी वो खुद को उसके नाम पर रखे हुए थी। ये भी तो मिडिल क्लास लड़की ही थी। इसमें उसके माँ बाप की तरबियत का दखल था, जिन्होंने उसकी अच्छी तरबियत की थी, और लड़कियों की तरह उसमें नखरे और नज़ाकत वाले अंदाज नहीं थे। जबकि कितनी नर्म और नाजुक सरफर सफ़ेद खूबसूरत नकूश वाली खुशनुमा बिल्कुल भी गरूर नहीं करती थी। उसे जैसे अपने हुस्न की परवाह ही नहीं थी, या फिर उसे खबर ही नहीं थी, या अनजान थी वो हुस्न की दौलत से माला माल है। आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज पहली दफ़ा देर से काम नहीं करूँगी। स्टार्ट में आप मुझसे देर तक ही काम लेते थे। साथ ही उसने जताया। हैशम तो लगता था कि उसके हुस्न के पेचो-खम में उलझ गया था। हाँ, वो जुज़बुज़ हो गया। फ़ॉन कलर की पैंट और वाइट चेक की शर्ट में वो कितना सोबर लग रहा था। बट मैं आपको इतनी देर की इजाज़त नहीं देता। फ़ौरन उठिए, मैं आपको ड्रॉप कर दूँगा, क्योंकि मुझे भी उधर ही काम से जाना है। मुर्तज़ा अली की कॉल आ गई थी। वो जावेद अहमद के घर पहुँच गए थे। उसे भी वहीं पहुँचने को कहा था। उसने सोचा खुशनुमा को भी रास्ते में ड्रॉप कर देगा। वो नहीं, मुझे काम है। वो गड़बड़ा गई थी। माय फुट।
हैशम को पहले ही झुंझलाहट थी। फौरन नीचे आओ, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। वो उसकी सुने बगैर कदम बढ़ाता हुआ निकल गया था। इस दफ़ा दादी जान का लंबा ही क्याम हो गया। मुजम्मिल को हैरानगी भी थी। वो आजकल में भाभी को नोट करने आई हैं। तलहा उन्हें जानता था क्योंकि मुसलसल हबाब पर टोका टोकी जारी थी। हाँ यार, ये तो है। मुजम्मिल तो अच्छी तरह वाकिफ था। उसके सामने खुद कई दफ़ा फजूल की बातों पर एतराज़ किया था। मुजम्मिल, मुझे किचन से शुगर पॉट ला दो। हबाब कमरे से निकलते हुए हिचकिचा रही थी। अगर फिर उन्होंने कोई बात कह दी। अरे भाभी, आप तो दादी जान से डरने ही लगी। अरे जाइए, आप पुरएतमादी से हर बात का जवाब दें। मुजम्मिल ने उसकी हिम्मत बढ़ाई थी। वो बुजुर्ग हैं, मैं उनसे उलझना नहीं चाहती। वो आस्तगी से गोया हूँ। चलो मैं खुद ही ले आती हूँ। जैसे उसे मुजम्मिल की बात समझ आ गई थी। रिजवाना, जमरान की दुल्हन दोपहर से कमरे में ही घुसी हुई, फिर नुक्ता एतराज़ उठाया था। जी, वो मैं कमरे की डस्टिंग कर रही थी। हबाब ने कोफ में मुब्तला होते कहा। क्यों, सुबह साफ नहीं करती हो? अरे बिस्तर से उठकर पहले नहाया धोया करो, फिर किसी काम को हाथ लगाया करो। गज़ब खुदा का, रिजवाना तुमने तो बिल्कुल ही आंखें बंद कर ली हैं। उन्होंने इंतहाई नागवारी में मुब्तला हुए गोया उन पर तंज ही किया था। और हबाब, वो तो शर्म और गुस्से से सुलग कर रह गई थी। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं गुस्ल करके ही हर काम करती हूँ, और दिन में 1 दफ़ा नहीं 3 दफ़ा करती हूँ गुस्ल। मुझे साफ रहने की आदत है। और रही कमरे की डस्टिंग, वो तो हर वक्त साफ ही रखती हूँ, मगर कभी फैल जाता है, उसे समेटना भी पड़ता है। ये रोज़ नहीं होता, कभी कभी। क्यों कर? क्योंकि जमरान अभी ऑफिस से आए हैं, उनके कामों में लगी थी। वो उन्हें तफसीली आगाही देने के बाद शुगर पॉट ले गई थी। मुझे आप कुछ दिनों के लिए अम्मी के घर छोड़ दें, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। वो हर बात जो कहने की भी नहीं होती, वो दादी जान कह जाती हैं। चाय में शुगर मिलाने के बाद जमरान तेज लहजे में ही बोली थी। चाय में शुगर मिलाने के बाद वो जमरान से तेज लहजे में ही बोली थी। क्यों डर कर भाग रही हो? उसने मुस्कुराकर तंज किया। मैं डरती वरती किसी से नहीं। आई नो, ये तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हबाब ने उसकी आंखों में देखा जो उससे ही गौर से देख रहा था। मैं ऐसी फजूल बातों से डरती। वो झट वजाहत देने लगी। मुझे आज ही छोड़ दें, जब ये चली जाएं मुझे लेने आ जाइएगा। वो कुछ खामोश सी हो गई। अम्मी को यहाँ उनके नरगे में अकेले छोड़कर चली जाओगी? अरे तुम्हारे चले जाने से वो और बातें बनाएंगी। तुम जाने की गलती नहीं करो, इनका दिफा करो। हमारी अम्मी को भी ऐसे ही बोलती थी, वो बर्दाश्त ही करती आई हैं। देखो, खुद ही घर से बेदखल किया और अपने बेटे को अपने पास रख लिया। अब्बू का मुस्तकबिल खराब कर दिया। वो तो अकेले हैं और हमारी माँ के पास 4 बेटे हैं और खुददारी जान कौन सा सुख में है। ताई अम्मी से उनकी बनती नहीं। ताई अब्बू अपनी बीवी की हिमायत ही करते हैं। कहते हैं ससुराल में अगर शौहर की सपोर्ट हासिल नहीं हो तो बीवी बहुत कमज़ोर और अकेली होती है। अब आपने भी तायदी कहा, मगर तुम्हारे साथ यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं। शौहर की सपोर्ट हासिल है और सास देवरों की भी। तुम्हें कोई अकेला करेगा भी नहीं। चाय पी के कब उसके हाथ में थमा दिया था। ये सब कहने की बातें। लड़की ससुराल में अकेली ही होती है क्योंकि रुखसत होकर लड़की आई है, लड़का नहीं। इसीलिए ससुराल वाले जैसा चाहे सलूक करते हैं और शौहर अगर किस्मत से अच्छा मिल जाए तो ठीक, वरना फिर जिंदगी अजाब ही बनती है। वो अजीब से लहजे में गोया। तुम्हारे साथ यहाँ ऐसा कौन सा सलूक बढ़ता जा रहा है? कोई रोकता टोकता तो है नहीं तुम्हें। शौहर को तुम कुछ समझती नहीं। साथ ही उसने भी तंज का तीर उछाला था। अब खुद ही देख लें मेरी ऐसी बात पर कैसे आपका रवैया बदल गया। यार तुम बात ही इतनी अजीब कर रही हो। इतना तो सब ख्याल रखते हैं तुम्हारा, उस पर भी तुम मुंह बना कर रखती। जमरान ने उसे गहरी निगाहों से देखा। आप सबकी वजह से आपकी दादी जान और फूफो मुझसे जलती तपती रहती हैं, और मैं यहाँ खुद से तो चलकर नहीं आई ना। बुरा हंसी हो गई थी। आप रोना धोना नहीं, तुम इन बातों का क्यों असर लेती हो? तुम मुझसे मुझसे कर्ज रखो। जमरान से उसके आंसू देखे नहीं जा रहे थे। मैं असर लेना नहीं चाहती, मगर वो मुझे जहनी टॉर्चर करके इन बातों पर असर लेने पर मजबूर करती हैं। अच्छा चलो छोड़ो, फजूल में बहस ही बढ़ेगी। तुम घर जाना चाहती हो, मैं छोड़ आता हूँ। लगता था उसे हबाब पर तरस आने लगा था। वाकई उसका तो कोई कसूर नहीं था जो उसे बातें सुनाई जाती, तंज किए जाते। मुझे नहीं जाना, पहले मना कर दिया, फिर जाने का कह रहे हैं। वो रूठकर बेड पर ही लेट गई थी। जमरान को वो कभी कभी बहुत छोटी सी बच्ची लगती, जिसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता। ये तो उसे अंदाजा हो गया था कि वो बहुत हसास और नाजुक मिजाज है। कुछ माँ बाप की अलहदगी की वजह से भी हबाब की शख्सियत बहुत मुतासर हुई थी। जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे मैंने मना किसी वजह से किया था। वो मैं तुम्हें वो मैंने तुम्हें बता दिया। जमरान ने उसका चेहरा बगौर देखा। वो बहुत बेजार लग रही थी। देखो, तुम इन सब की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया करो, दिल नहीं जलाओ। ये सब कहना बहुत आसान है जमरान, मगर जब लोग बार बार जताते हैं और एहसास दिलाते हैं तो दिल भी जलता है। वो कप उठाकर बाहर निकल गई थी। जमरान को खुद समझ नहीं आ रहा था कि हबाब को कैसे समझाए। अगर शहरयार से कुछ बोलता तो हबाब फिर उसे लड़ेगी, क्योंकि शहरयार हबाब को समझाने जो लगता है। कब से वो सब उसका इंतजार कर रहे थे।
जो अभी तक आई नहीं थी। मुर्तज़ा साहब भी कब के आए बैठे थे। अम्मी को फिक्र सताई जा रही थी। मगरिब की अजानें भी शुरू होने वाली थी। सितंबर तो शुरू हो ही गया था और अजानें 7 बजे तक होने लगी थी। हैशम अभी तक नहीं आया था। वो तो कह रहा था कि मैं पहुंचने वाला हूँ। मुर्तज़ा अली को जावेद अहमद के सामने शर्मिंदगी हो रही थी। हो सकता है कोई काम पड़ गया हो। हालांकि फिक्रमंद तो जावेद अहमद भी हो रहे थे। समीना की निगाहें मुसलसल दरवाजे पर लगी थी। खुशनमा भी तो नहीं आई थी। वो जानती थी बहुत ज़िद्दी तबीयत की है। उसी वक्त डोर बेल बजी थी। वो फौरन गेट पर गई। सामने हैशम को देखकर हैरान रह गई। उसने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी से उसे रास्ता दिया। वो अंदर झिझकता हुआ आ गया था। ब्लैक पैंट पर लाइट पिंक शर्ट, वो चार्मिंग लग रहा था। शुक्र है आ गए। मुर्तज़ा अली ने भी तशक्कुर भरा सांस लिया। क्या बात है, आज खुशी बेटा को इतनी देर हो गई आने में? जी पता नहीं क्या बात है, वरना अमूमन 5-6 बजे तक आ जाती है। जावेद अहमद शर्मिंदा हुए हैशम के चतुन तीखे हुए। वो चौंक गया था। जावेद, मैं खुशी बेटा को समझता हूँ। वो जान के हमसे बच रही होगी। वो समझ गए थे। नहीं ऐसी बात नहीं। वो शर्मिंदा हुए। देखो इसका गुस्सा भी हक बजानिब है। उन्होंने उनकी शर्मिंदगी को ख़त्म किया था। इतने में वो भी आ गई थी, मगर बहुत गुस्से में थी, क्योंकि हैशम ने ज़बरदस्ती उसे ड्रॉप किया था। चंद गलियों पहले उतरी थी, इसलिए चल चल कर पसीने हो गई थी। शुक्र है आप आ गई। हैशम भाई भी आए हैं, बड़े हैंडसम लग रहे हैं। रमना तो बहुत ही एक्साइटेड हो रही थी। फजूल बकवास नहीं करो, मेरे कपड़े प्रेस कर दो, मैं पहले नहाऊंगी। बहुत अशर ख़राब हो रहा है। वो उसकी बात को कोई अहमियत नहीं देना चाह रही थी। आप ही अच्छी तरह तैयार होना, आज आपकी रुखसती है। अहमद ने भी शरारत से उसे छेड़ा था। तुम दोनों का दिमाग खराब है, मैं इसीलिए तैयार नहीं हो रही, मुझे गर्मी लग रही है। वो कपड़े बेड पर डालकर वॉशरूम में चली गई थी। रेमना और अहमद ने इन लोगों के लिए नाश्ता वगैरह सर्व कर दिया था। वो खुशनुमा के इंतजार में बैठे थे। बुलाइए हमारी बेटी को। मुर्तज़ा अली को जल्दी थी, जबकि वो सर झुकाए बैठा था। इसका तो पहले ही दिल अजीब हो रहा था। एक तरफ खुशनुमा को दिल में बसा चुका था और एक तरफ ये उसकी बीवी। क्या करता, इसकी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। हैशम अहमद, खुशनुमा किसी की बीवी है। क्यों किसी की बीवी पर निगाह रखकर गुनाह के मुर्तकिब होते हो? अंदर से ज़मीर ने लानत मलामत की थी। ये लड़की तुम्हारी बीवी है, उसे इज्जत से लेकर जाओ। पहले भी तुमने इसे बहुत बेइज्जती की है। क्या बात है, अभी तक वो आई क्यों नहीं? जावेद अहमद ने समीना से पूछा। वो आज जाने को मना कर रही है। अरे ये क्या बात हुई? जावेद अहमद को गुस्सा आने लगा। आराम से जावेद, वो बच्ची बहुत टूटी हुई है। इस नामाकुल की वजह से मैं बात करता हूँ। वो उन्हें चुप कराने लगे। नाना जान, मैं बात करूं? उसने मजबूरन लब खोले। इन तीनों ने ही हैरानगी से उसे देखा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जावेद अहमद तो यही चाहते थे कि ये दोनों खुद ही मिलकर कोई बात करें तो बेहतर होगा। अंदर खुशनुमा ने सुना कि उसे बात करने आ रहा है तो गड़बड़ा गई। सामना करने पर हकीकत उस पर वाज़ेह हो जाएगी और इतनी जल्दी वो हैशम को माफ़ करने वाली नहीं थी। अम्मी, मैं उनसे कोई बात नहीं करूँगी। उसने साफ मना कर दिया। फिर घर जाकर बात करना। रिमना उसका सूटकेस उठाते ले आई थी जो पैक किया था। वो तो जैसे इनकार सुनना ही नहीं चाहती थी। अम्मी ये क्या कर रही हैं? वो रोहानसी हो गई थी, मगर समीना ने उसे ज़बरदस्ती चादर उड़ाई और वास्ते दिए। वह मुंह छुपाए रोती हुई चली गई थी। हैशम ने चौंक कर उसके वजूद को देखा। कुछ गुमान गुजरा था, मगर चेहरा छुपा था। महरून कलर की बड़ी सी चादर जिस पर शीशों और धागों की कढ़ाई थी, उसमें वो लिपटी थी। नाना जान, इनसे बोलिए अपनी सिसकियां बंद करें, क्योंकि हम इन्हें किडनैप करके नहीं ले जा रहे। उसे रोने से कोफ्त हो रही थी। मुर्तज़ा अली मुस्कुराए। वो पीछे की सीट पर बैठी थी। खुशी बेटा, चुप हो जाओ। इस नामाकुल को जो दिल चाहे सजा देना, मेरी तरफ से इजाज़त है। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरा था। सभी सजा दे रहे हैं, एक इनकी कसर है, ये भी दे लें। वो नॉर्मल अंदाज में बोला। गाड़ी मुर्तज़ा विला की तरफ गामजन थी। खुशनुमा को तो उसका सामना करते घबराहट और परेशानी थी। सोच लिया था अपना चेहरा नहीं दिखाएगी। समझता क्या है खुद को, मैं इतनी बेवकत नहीं हूँ। वो सारे रास्ते यही सोचती आ रही थी। नाना जान, बड़ी मामी को समझा दीजिएगा, मेरी बीवी के साथ कोई उल्टी सीधी बात मत करें। वो बोला। खुशनुमा ने चौंक कर सुना। इसके लिए ऐसी लगावट। वो हैरान थी। हैशम की बड़ी मामी के मिजाज से तो वो एक दिन में ही वाकिफ हो गई थी। मैं यहाँ कुछ दिन रहूँगा, फिर अपने घर में शिफ्ट हो जाऊँगा। उसका दिल इतना टूटा हुआ था। हैशम, ऐसी सज़ा तो नहीं दो, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। वो अफसरदा हो गए थे। हैशम ने यह फैसला भी बहुत जबर करके किया था। जिन्हें अपना समझता था, उन्होंने कैसे परायों जैसी बात कर दी थी। वो नापसंदीदा बनकर नहीं रह सकता था। हुस्ना की शॉपिंग हो रही थी, उधर नजरीन फराज की भी तैयारी कर रही थी। हुस्ना की रुखसती पर फराज का वलीमा रखा था। मम्मा, मुझे साड़ियाँ भी लेनी हैं। उसे साड़ी बहुत पसंद थी। हाँ, ले लेना जो दिल करे। रिफत उसकी चीज़ों में कमी नहीं रहने देना चाहती थी। नसरीन तो फिर भी सस्ती छूट रही थी। ज़्यादातर तैयारी तो रिफत ही कर रही थी। हुस्ना, तुम्हारे जो भी सूट केस शहरियार के जाएंगे, जहेज के सामान के साथ सब लॉक लगा कर भेजना। शादी का घर होगा, फिर शहरियार की बहनें और भांजियाँ भी तो होंगी। कोई भी
चीज़ इधर उधर हो सकती है। आप बेफिक्र रहें, वहाँ उधर ऐसा कोई भी नहीं है। वो तैयार होकर आ गई थी। ऑफ वाइट मल्टी शेड की कढ़ाई के सूट में उसकी सुर्ख सफ़ेद रंगत अनार की तरह लग रही थी। तुम्हें नहीं पता, मुझे तो ये हसीन बेगम भी लालची खातून लग रही हैं। फट से रिश्ता कर लिया, बल्कि कितनी दफ़ा दे चुकी थी। हर दफ़ा इनकार ही हुआ, इस दफ़ा फिर कैसे दे दिया? उन्हें यही ताज्जुब था। अरे मामा, क्या आपको मेरी शादी नहीं करनी थी? उसने उल्टा सवाल कर दिया। करनी थी, ऐसी भी क्या जल्दी, निकाह ही कर दिया। वो भी मुझे पहले इन्फॉर्म भी नहीं किया। रिफत को इस बात का भी गुस्सा था। अब आप इस बात का को छोड़ दें, इसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर इन्फॉर्म कर भी देते तो कौन सा आपने निकाह रुकवा देना था? उसने दुपट्टा खुलकर ओढ़ा। मुझे लगता है हुस्ना कि तुम इस रिश्ते से खुश नहीं। रिफत डांटती तफ्तीशी निगाहों से देखने लगी। प्लीज़ मामा बस करें, कोई फ़ायदा नहीं। चलिए देर हो रही है। वो वाकई बेजार होने लगी थी। शहरयार ऐसी बला था जो सारी ज़िंदगी उस पर मुसल्लत ही रहेगी। तुमने ज़रा भी भाभी से ये नहीं कहा कि तुम्हें वो पसंद नहीं। रिफत को नसरीन पर गुस्सा आने लगा। मामा इस बहस को रहने दें। अम्मी को के कानों में पड़ गया ना तो खामखा से लड़ने लगेंगी। चलिए देर हो रही है। उसने बैग वगैरह उठाया और चलने के लिए कदम बढ़ा दिए। रिफत को गुस्सा आ रहा था। फिर वो कौन सा हुस्ना की शादी से खुश थी? उन्होंने तो अभी तक उसकी शादी का सोचा भी नहीं था, मगर नसरीन ने उन्हें बताए बगैर ही रिश्ता भी कर दिया। कितना दिल दुखा था। हुस्ना को हमेशा अपने पास रखना चाहती थी। आपको मेरी शादी करनी तो थी ना एक दिन, तो अब हो रही है ना। ऐसे नहीं करनी थी। तुम्हें तो भाभी जानबूझकर सर से उतार रही हैं। वो जली भुनी वो जली भुनी हुई थी। मम्मा, मैं आपको समझ गई, आप मेरी शादी कभी नहीं करती। मुस्कान ने रिफत की बहुत सी बातों से अंदाज़ा लगा लिया था। वो उसे अपने साथ ही बनाकर अपने पास रखना चाहती थी। उन्होंने भी तो कौन सा शादीशुदा लाइफ खुशगवार गुजारी थी। शौहर ने उम्र ज़्यादा होने का ताना ही दिया था। खुशनुमा ने अभी तक हैशम को अपना चेहरा नहीं दिखाया था, और फिर उसे कौन सा दिलचस्पी थी। नज़र तो शर्मिंदगी से हैशम से निगाह ही ना मिला पा रही थी, और हैशम वो घर में किसी से बात नहीं कर रहा था। अरे हैशम, मुझसे बात नहीं करोगे? छोटी मामी ने रोक लिया था। मामी ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस आज काम में बहुत उलझ गया था। उसने बात बनाई। काम चाहे कितना भी हो, तुम ऐसे बेजार तो कभी नजर नहीं आए। अच्छा, इन बातों को छोड़िए और चाय तो बना कर दें मज़ेदार सी। उसने मूड फ्रेश करते मुस्कुरा कर कहा। कल से तुम्हारी बीवी आई हुई है, तुम्हारी कोई बातचीत हुई? वो सामान्य खजी से छेड़ते हुए सॉस पैन में चाय का पानी रख चुकी थी। बातचीत के लिए उम्र पड़ी है, और ये लड़की मेरे गले में ज़बरदस्ती का तौक है जो मुझे डालकर फिरना है, क्योंकि मैं अपनी वजह से किसी को मुसीबत में नहीं डालना चाहता। उसने अंदर आते फरहान को जताया था। वो फरहान से भी तो बात नहीं कर रहा था। यार हैशम, तुम मुझसे भी नाराज़ हो? वो बहुत अफसरदा हो रहा था। मैं क्या किसी से नाराज़ हूँगा? मुझसे ही तो सब नाराज़ रहते हैं। मामी चाय बन जाए तो आवाज़ दे दीजिएगा। वो तेज़ी से किचन से निकल गया था। फरहान ने उसे जाते हुए देखा। जैसे ही अंदर आहट हुई, वो सिमटकर एक तरफ पर्दों की साइड हो गई थी। मुझसे चेहरा छुपाकर क्या ज़ाहिर करना चाहती हूँ? मेरे लिए बहुत ख़ास हो। वो तबकर नागवारी से गोया हूँ। कल से वो दोनों एक दूसरे से मुखातिब ही ना हुए थे। खुशनुमा चादर तान कर नीचे कारपेट पर सो गई थी, जबकि वो आधी रात को ही कमरे में घुसा था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि ये ज़ाहिर करना चाहती हूँ कि आप मेरे लिए भी कुछ खास नहीं। उसने नागवारी से तुर्की बतुर्की जवाब दी। हेशम आवाज़ पर कुछ चौंका ज़रूर। उसकी पुष्प पर निगाह जमाई। क्या बकवास है? तो सच है, वो कहा है, और मुझे यहाँ लाकर मुझ पर या मेरे माँ बाप पर एहसान नहीं किया। वो गुस्से में थी। जाने क्यों ये आवाज़ उसे क्यों मिल रही थी? वो गहरी सोच में पड़ गया था। वो गहरी सोच में पड़ गया, या फिर उसे हर जगह उस लड़की का ही गुमान हो रहा था। ये एहसान ही है, वो उसे बताने लगा। देखें, मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी अगर मुझसे उल्टी सीधी बात की तो। वो जूतों समेत ऐसे सोफे पर दराज हो गया था। दरवाजे पर नॉक हुई। जाओ, मामी होंगी, चाय लाई होंगी। वो उससे बोला था। मैं आपकी पाबंद नहीं। इससे पहली रात की बेइज्जती भूली नहीं थी। तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने ये नहीं सिखाया कि शौहर का हुक्म मानना और उसकी खिदमत करना फ़र्ज़ है। मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है। आपको आपके बड़ों ने नहीं सिखाया। बीवी की भी इज्जत करनी होती। वो तो सवा शेर थी। हैशम लाजवाब होकर खुद ही उठ गया था। मामी थैंक यू। खुशनमा की भी वो साथ चाय लाई थी। तुम्हारी भी चाय है, पी लो। मुझे पीनी होगी तो पी लूँगी, अभी मुझे अपने घर जाना है। खुशनमा तो लग रहा था कि उसका सांस रुक रहा हो। कल से इसी कमरे में बंद थी। छोटी मामी कई दफ़ा आई थी, मगर उसने उन्हें भी रुख देकर बात नहीं की थी। यही घर अब तुम्हारा है। चंद दिन में हम दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएंगे। हैशम को उलझन हो रही थी। वो उससे पुष्ट फेरे हुए थी। वहाँ जाते ही मेरी इज्जत में इजाफा हो जाएगा। वो तनक ही गई थी। फजूल बकवास करने की जरूरत नहीं है। वो चाय की सिप लेने लगा।
देखिए, अगर आपको मुझसे इस लबो लहजे में बात करनी है तो मुझे आपके साथ इस घर में भी नहीं रहना। वो तेजी से बल खाकर कमरे से निकल गई थी। हैशम कप रखकर तेजी से सोफे से उठा और उसकी कलाई पकड़ी तो बौखला गई। चेहरे पर झूलता घूंघट सिरक कर नीचे उतर जाता कि उसने दूसरे हाथ से पकड़ ली। ज्यादा तमाशा करने की जरूरत नहीं, पहले ही तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी हर एक ने तमाशा बना दी। खुशनुमा को अंदर सोफे पर धकेला था। क्या बदतमीजी है, उसने नागवारी से तेज लहजे में कहा। जाने कि मुझे तुम्हारी आवाज़ जानी पहचानी लग रही। वो फिर उलझन और परेशानी का शिकार हो गया। जाहिर है मॉडर्न आदमी है, हर रोज़ किसी नई लड़की के साथ फिरते होंगे, मिल रही होगी उससे मेरी आवाज़। उसने गहरा तंज किया था। ज़्यादा फजूल हाँकने की जरूरत नहीं। वो खफीफ सा हो गया था। आपकी क्लास अपर है, हम गरीब लोगों की बेटियां आपके काबिल कहाँ। क्योंकि बैकवर्ड जो होती हैं। वो दिल खोलकर उस पर तंज करके उसी के जुमले वापस कर रही थी। पता नहीं कितनी बीवियां और रखी होंगी, हो सकता है किसी दिन दूसरी करके मेरे सामने भी ले आए। हैशम ने एक लम्हे को चौंक कर उसे देखा, क्योंकि जो कुछ वो बोल रही थी ऐसा तो वो कर चुका था। अपनी औकात में रहो, और मुझ पर अपनी तरफ से बातें मंसूब कर रही हो तुम। वो चिराग होने लगा। मेरी जो औकात है आप जानते हैं, आपके काबिल नहीं, आपके साथ नहीं चल सकती तो छोड़ दें। खुशनुमा उसे जितना सुलगा सकती थी सुलगा रही थी। क्यों, तुमने कोई देख रखा है? अब उसने वार किया। हम इज्जतदार घराने से हैं, क्या सही है और क्या गलत उसे जानते हैं। ऐसी नौबत ना आई है कभी और ना ही आएगी। उसने तहम्मुल से अंदाज में जवाब दिया था। क्यों आप जबरदस्ती लेकर आए हैं? आपका दिल क्यों आप जबरदस्ती ले आए हैं? आपका दिल नहीं है तो ये रिश्ता जबरदस्ती क्यों निभा रहे हैं? वो भी गुस्से में आ गई थी। हैशम की निगाह उसकी नाक पर थी जो दुपट्टे के अंदर से नजर आ रही थी। चेहरा उसने अभी तक नहीं दिखाया था। हाथ पैर उसके नरम नाजुक और सुर्ख और सफेद थी। कास्नी कलर उस पर अलग ही जब दिखा रहा था। ऐसे ही हाथ पैर तो उसके भी हैं। हैशम का जहन फिर भटक कर खुशनुमा की तरफ चला गया। मजबूरी में कुछ रिश्ते निभाने पड़ते। वो गहरी सोच के साथ गोया हुआ। मजबूरी के रिश्ते पायदार नहीं होते। ये तो वक्त बताएगा, मैं कुछ नहीं कह सकता। और प्लीज़ तुम मेरी और प्लीज़ मेरी तुमसे इतनी रिक्वेस्ट है कि कोई तमाशा खड़ा नहीं करना। मुझसे भी लड़ाई करनी है घर वालों के मुझसे भी लड़ाई करनी है, घर के लोगों के सामने बिल्कुल नहीं करना, खास करके बड़ी मामी के सामने। अपना रवैया मेरे साथ दुरुस्त रखना। हैशम अपने ही नरम लहजे में हेशम एकदम ही नरम लहजे में बोला। उसकी खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या चाह रहा था। वो इस लड़की को कबूल करे या इस लड़की को भूल जाए। इस दिल की जंग में वो फंस गया था। मेरी तरफ से तुम्हें कोई पाबंदी नहीं है अपने माँ बाप से मेरी तरफ से तुम्हें कोई पाबंदी नहीं है। अपने माँ बाप से मिलने जब दिल करे चली जाना। वो उसे ये सब कहकर वॉशरूम में घुस गया था। खुशनुमा अजीब मखमसे का शिकार थी। कब तक वो चेहरा छुपाए? एक दिन तो उसे पता चलेगा ही। अम्मी, इस दफ़ा दादी जान तो काफ़ी लंबा क्याम करने आई हैं। आदम नाश्ता कर रहा था और रिजवाना से बातों में लगा हुआ था। हाँ, वो बस इतना ही बोल सकी थी। भाभी को हर वक्त टोकती टोकती रहती हैं। वो कल रो रही थी, जमरान मुझे बता रहा था। अब मैं क्या करूँ? तुम्हारी दादी की आदत ही ऐसी है, वो किसी को नहीं छोड़ती। रिजवाना खुद बहुत परेशान थी, हबाब की वजह से भी। रिजवाना, ये जमरान की दुल्हन आज अभी तक उठी क्यों नहीं? वो एकदम ही अंदर से चली आई थी। वो दोनों ही गड़बड़ा गए। वो हाँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं। उन्होंने उधर तराशा, क्योंकि वो जानती थी अभी भी छोड़ेंगी नहीं अब आपको। बहुओं को इतनी ढील नहीं देनी चाहिए। दबा कर रखो। दबा कर रखो। हमारी माँ पर जो आपने हरबे आजमाए हैं, प्लीज़ वो सब यहाँ नहीं हो सकता। आदम के तो आग ही लग गई थी। तू तो मेरे मुंह मत ही लगा कर। ज़रा लिहाज नहीं छोड़े पड़ेगा। वो आदम से बहुत तपती थी। दादी जान, मैं गलत बात की नफ़ी करता। भाभी हमारे साथ बहुत अच्छी हैं। अम्मी क्यों दबाए रखें? रिजवाना की कोशिश होती इन दादी पोते का सामना कम ही हो, क्योंकि लड़ाई का अंदेशा ज़्यादा रहता था। कैसा बदतमीज़ लड़का है, वो नागवारी से गुस्से से बोल रही थी। आदम, चुप कर जाओ। अम्मी, चुप करवा करवा कर तो आपने ये किया है। सबसे पहले आपको घर से निकाला, उन्हें इस वक्त भी आपका ख्याल नहीं आया। आपके बच्चे छोटे थे, कैसे मेहनत करके हमें जवान किया। हाँ, खूब बदले ले लो औलाद की सूरत में। तुम खुद ना लो तो तुम्हारा ये लड़का बोलकर सारी कसर निकाल देता है। वो डाइनिंग टेबल पर बैठ गई थी और आदम नाश्ता किए बगैर ही उठ गया। दादी जान, आप गलत बात ना करें। अम्मी का कोई कसूर नहीं है। आप उन्हें सुनाती रहती। जमरान तैयार होकर वहीं आ गया था। देखा वहां तो महाज बना हुआ था। चल मेरे मुंह मत लग। वो मुंह फेर कर रह गई थी। जवाब नहीं है आपके पास, वो बोला था। रिजवाना सर पीट कर रह जाती। तेरी बीवी नहीं उठी आज? उन्होंने जमरान से पूछा। जी, आ रही है। आजकल की लड़कियों को जरा भी घर गृहस्थी का शौक नहीं है, और तो और बच्चों का भी शौक नहीं है। इनके शोजो खराब हो जाती है। हबाब के कदम रुक गए थे। जमरान तासुब से सर हिलाते रह गया।
हाँ, ये कसर थी वो भी पूरी कर दी। आदम को भी बुरा लगा था। जाओ तुम यहाँ से, रिजवाना ने उसे कड़े अंदाज में हुक्म दिया। अहबाब की निगाह ज़मरान से टकराई थी। वैसे ही वो कल से कितनी दफ़ा कह चुकी थी और दोबारा वो दिल दिलाने वाली बातें कर रही थी। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह की दीन है, जब दे। रिजवाना ने बात संभाली। बस रहने दो, तुम्हारे तो पहले साल ही ज़मरान हो गया था। वो बोली। दादी जान, आप दुआ दिया करें। ज़मरान उनसे भी बात को हद कर टालना चाहा। दुआ तो हर वक्त देती, मगर तू अपनी बीवी का चेकअप करवा, अभी तक कोई उम्मीद नहीं। हवा अम्बल खाकर रह गई थी और पैर पटक कर चली गई। ज़मरान ने उसको ज़्यादा देख लिया था। अम्मी अभी शादी को कौन सा साल हो गया है। रिजवाना ने भी हवाब के एक्सप्रेशन देख लिए थे। अभी से ही तो इलाज होता है। अम्मी नाश्ता मिलेगा। ज़मरान को कोफ्त होने लगी थी। तेरी बीवी आई नहीं तो ऑफिस जाने को बैठा है। आ जाएगी। वो अखबार उठाकर पढ़ने लगा। रिजवाना किचन में चली गई थी। अम्मी आप नाश्ता रहने दें, मैं ऑफिस में कर लूँगा। वो भी उठ गया था। अरे ये क्या। वो जल्दी से बाहर आई थी। ज़मरान को हबाब की फिक्र थी, वो ज़रूर रो रही होगी। यहाँ तो सारे ही लड़के अजीब हैं। दादी जान ने फिर नागवारियत का इजहार किया था। रिजवाना को अपने बेटों को बगैर नाश्ते के जाने पर अजीब बेचैनी हो गई थी। वो माँ थी, सबकी ही फिक्र करती थी, और एक ये माँ थी जिन्हें किसी की फिक्र ही नहीं थी। नसरीन ने फराज की बरी भी बहुत अच्छी बना ली थी, जबकि हसीन बेगम के बाद कंजूसी में दूसरा नंबर इन्हीं का आता था। ये जो सूट है ना, इन्हें तुम अपने जहेज के कपड़ों में रख लेना। नसरीन ने उसके आगे कपड़ों का शॉपर रखा। अम्मी ये कपड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, भरे भरे काम के हैं। हुस्ना ने बुरा सा मुंह बनाया। ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, शुरू में ऐसे ही भरे भरे पहने जाते हैं। सादिया के भी मैंने ऐसे ही लिए हैं। क्या दोनों के एक से? बिल्कुल नहीं, यूनिफॉर्म लगता है। हुस्ना वैसे भी अपनी चीज़ बिल्कुल अलग ही रखती थी। किसी का कपड़ा या डिज़ाइन देखकर तो लेती ही नहीं थी। अपना बुटीक भी अलग ही रखा हुआ था। बादराबाद में था, वहाँ से ही सारे कपड़े कॉटन के सिले हुए लेती थी। तुम्हारा दिमाग रिफत ने ख़राब कर दिया है। उन्होंने कोई नहीं किया, शुरू से ही मुझे अच्छा ही उन्होंने पहनाया है। वो शॉपर उठाकर साइड पर रखने लगी। आज नसरीन ने उसे ड्राइंग रूम की सफाई के लिए बुलाया था, जबकि ऊपर की तो वो करती ही नहीं थी। रिफत ने मासी रखी हुई थी। क्यों, तेरे माँ बाप ने तो तुझे अच्छा नहीं पहनाया कभी? नसरीन के बतंगे लग गए थे। तेरे वालिद साहब जब जिंदा थे तो हर अच्छी चीज़ तेरे लिए लाते थे। अम्मी पता है मुझे, रहने दें। अब्बू ने तो ख्याल किया है, आपने कभी नहीं किया। वो सोफा के नीचे से ब्रश से कचरा निकालने लगी थी और जुबान भी साथ साथ चल रही थी। अगर तेरा ख्याल नहीं करती तो ऐसे ही पड़ी रहती। रिफत तो तेरी शादी कभी ना करती। उसका अंदाज़ा तो तूने खुद ही लगा लिया होगा। वो इतना बोलती थी, हुस्ना को डर होता कि रिफत ना सुन ले। ये आपकी सोच है, वरना वो ऐसी नहीं है। वो हमेशा रिफत की हिमायत में ही बोलती थी। ज़्यादा ज़ुबान चलने लगी है, शहरियार तो ज़रा लिहाज नहीं करेगा। उन्होंने उसे घूरा था। उनके घर में कोई कब किसी का लिहाज करता है। वो भी तपी और चली हुई थी। अच्छा, ज़्यादा बकबक करने की ज़रूरत नहीं है। ये शॉपर लेकर जाना, और हाँ, आज मेरे साथ बाजार भी चलना। तुम्हें कुछ लेना हो तो ले लेना। वैसे भी मैंने तुम्हारी काफ़ी खरीदारी कर ली है। वो बताने लगी थी। मम्मा कर रही हैं, आपको ज़रूरत नहीं। हाँ, आज कह रही है कोई ज़रूरत नहीं, और कल को बोलेगी कैसी माँ थी, कुछ दिया नहीं। नसरीन में और उसमें कभी बनती ही नहीं थी। तभी हुस्ना को यह एहसास ज़्यादा होने लगा कि जो उसकी सगी माँ थी वो भी कभी उसके साथ फ्रैंक हो। इसके मसाइल नहीं सुनती थी, और वो रिफत जिन्होंने पाला था उन्होंने वाकई उसे मुमका बना कर रखा हुआ था। वो भी कभी उसके दिल की नहीं सुनती थी। हुस्ना की शख्सियत बटकर रह गई थी। सगी माँ उसे डांट कर रखती और पालने वाली माँ उसे हथेली का छाला बना कर रखती। पता नहीं दोनों में से फेयर कौन था। जाने क्यों माँ बाप अपनी औलाद को दूसरों की झोली में डाल देते हैं और औलाद की शख्सियत तबाह होकर रह जाती है। इसी वजह से ही हुस्ना मुंह फटा और जुबान दराज हो गई थी। हर वक्त चिड़चिड़ा मूड रहने लगा था। जब से शहरियार से निकाह हुआ था वो और ही बिनाई हुई रहने लगी थी। रुखसती के दिन करीब आ रहे थे और उसकी उदासी और परेशानी बढ़ती जा रही थी। खुद पर भी तवज्जो देनी छोड़ दी थी। हुस्ना, तुम्हारे मोबाइल पर कॉल आ रही है। रिफत की आवाज़ पर वह चौंक गई। कचरा उठाकर वह गैलरी की तरफ जा ही रही थी। एकदम नागवारियत से दांत पीसने लगी। ज़रूर शहरियार की होगी। आने दे, मैं काम कर रही हूँ, वो तेज लहजे में बोली। जाकर देख किसकी है, शहरियार होगा। नसरीन को जैसे अंदाज़ा था। अभी मुझे बहुत काम है। वो बहुत चिड़चिड़ी और खिसियाई हुई हो रही थी। बाद में कर लेना, उन्होंने सख्ती से कहा, और वो पैर पटकती चली गई थी। कॉल देखी तो हबाब की थी। उसने शुक्र अदा किया। कुछ देर उससे बातों में लग गई, फिर दिल भी बहल गया। हबाब बीना बाजी के रहने आई हुई है, मुझे भी बुला रही है, उसने बताया था। अच्छा है, चली जाना, कुछ आराम तो मिलेगा, वरना भाभी तो सफाइयाँ करवा कर तुम्हारी स्किन खराब करवा देंगी। मम्मा ऐसी कोई बात नहीं। वो बेजारी से अपने बेड पर थक कर लेट गई। बस 10 बजे से वो सफाई में लगी हुई थी।
वो ऑफिस से आया तो रूम में देखा वो नहीं थी। वॉशरूम बंद था। ज़रूर वह बात ले रही थी। आज काम भी बहुत ज़्यादा था। खुशनुमा ऑफिस नहीं आई थी। उसकी बेकली और परेशानी में इजाफा हो गया था। उसका कोई काम भी ठीक से नहीं हो रहा था। बेड पर वो जूतों समेत तकियों को डबल करके दराज हो गया था। कुछ देर में वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। हेशम ने निगाह उठाई मगर उसे हाथ नजर आए। लग रहा था उसे पता नहीं था हेशम की रूम में मौजूदगी। वो बालों को तौलिए में लपेटे बाहर आई और दोनों की निगाहों का तसादम हुआ। हेशम तो उठ खड़ा हुआ। उसे लग रहा था सख्ता हो गया और वो तो जैसे जम गई थी। हाथ उसके तौलिए में लिपटे बालों पर थे। मस्टर्ड कॉटन के प्रिंटेड सूट में उसकी रंगत नहाने के बाद और निखर गई थी। तो तुम जी 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 वो खुशनुमा की समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। बेड के सिरे से दुपट्टा उठाया था। उठाकर शानों पर डाला। तौलिया फिसल कर नीचे गिर गया था। उसे इतनी जल्दी सारी हकीकत खुल जाने पर गुस्सा आ गया था। आखिर उसे पता क्यों नहीं चला वो आने वाला है। तबीयत अजीब हो रही थी। वार्डरोब से कपड़े निकालकर नहाने चली गई थी। बेडरूम उसका इसी तरह सेट था जैसे वो छोड़कर गई थी। तुम खुशनुमा हो, सच बोलो। हेशम को ऐसा लग रहा था अब्दुल कलीम हाथ लग गया। खुशनुमा को अंदाजा नहीं था वो उस वक्त आ सकता है। उसका दिल बहुत ज़्यादा धड़ धड़ कर रहा था। अब तो कोई अब तो कोई भी बचाव का रास्ता नहीं था। चेहरा उसका बिल्कुल सपाट हो गया था। ओह थैंक गॉड, ये तुम हो, यानी मेरी जिसे शादी हुई वो तुम ही थी। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। याद रहे पहली रात आपने मेरी बहुत बेइज्जती की थी और अगर आप पहली रात मेरा चेहरा देख भी लेते तो कौन सा कबूल करना था। वो जुज़्बज़ और छिपी हुई हो रही थी। यानी तुम जो अपने शौहर के लिए खुद को पाबंद करके बैठी थी वो मैं ही था। और अशर की फिल्म में जो इंटरव्यू था वो क्या था? वो भी सच था। मेरे शौहर ने मुझे निकाल दिया है और मेरा खर्च वगैरह नहीं उठाता, इसीलिए जॉब की ज़रूरत पड़ी थी। खुशनुमा अकड़कर बात कर रही थी क्योंकि हेशम उसका असीर जो हो गया था और वो इतनी जल्दी तो क्या कभी भी उसे माफ़ नहीं करेगी। पता है आज मैं पूरा दिन ऑफिस में उदास ही रहा क्योंकि तुम जो ऑफिस नहीं आई थी। इस वक्त उसका दिल बहुत खुश हो रहा था। खुशनुमा की उसने अनजाने में कितनी तमन्ना की थी वो यूं मिलेगी, बल्कि वो तो मिली हुई थी। आपका क्या है, दूसरी लड़की को जॉब पर रखें, उससे दिल लगाएं। अब बारी उसकी थी तंज करके उसका दिल किरची करने की। मैं ऐसा नहीं हूँ। वो बुरा मानकर उसे घूर कर देखने लगा। खुशनुमा ड्रेसिंग टेबल से चूड़ियाँ उठाकर हाथों में पहनने लगी। मुझे नहाने से पहले उतार कर गई थी। क्यों, क्या हुआ? आप तो मॉडर्न और फैशनेबल लड़कियों को पसंद करते हैं। मैं आपकी क्लास की कब हूँ? बैकवर्ड सी हूँ। यही वजह थी ना जो आप मुझे पहली रात छोड़कर चले गए थे। उसकी बारी थी हेशम को बेइज्जत करने की। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। वो जुज़्बुज़ होकर शर्मिंदा होने लगा। मिस्टर हेशम अहमद, आप अपने ख्यालात और अल्फाज तक भूल गए हैं। मैं आपका हिद्दा-कामिज़ रवैया नहीं भूलूंगी। आपने अपने घर वालों के सामने मेरी तौहीन की है। वो तो लगता था हेशम से गिन गिन कर बदले लेना चाह रही थी। वो तो सब अचानक रद्द-ए-अमल तुम पर निकल गया। नाना जान ने ज़बरदस्ती मेरी शादी तुमसे करवाई। गुस्सा निकलना था वो तुम पर निकल गया। वो खफीफ सा होकर सर झुकाने लगा। उसे अंदाज़ा था कि खुशनुमा उसे इतनी आसानी से माफ़ नहीं करेगी। अब क्या हुआ? वो उसे घूरने लगी। वो अब ऐसा हुआ कि क्यूबिट का असर हो गया तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता अच्छी लगने लगी। फ़र्ज़ करें कि अगर वो मैं नहीं होती फिर आपका रद्द-ए-अमल क्या होता? खुशनुमा को उसके बोलने पर और गुस्सा आया था। फिर मैं फॉर्मेलिटीज़ निभाता क्योंकि यहाँ बात किसी की ज़िंदगी की थी। मेरी वजह से वो क्यों मुसीबत में पड़े? क्या मतलब? वो तेज़ लहजे में नागवारी से गोया हुई। मतलब ये कि नाना जान बड़े मामू के बेटे फरहान से तुम्हारा निकाह करवा देते, मुझसे डाइवोर्स दिलवाकर। व्हाट? उसे और भी गुस्सा आया था। मैं क्या बेजान चीज़ हूँ जो सारे फैसले आपके नाना जान ही करते? मेरी कोई इज्जत नफ्स नहीं। वो सर पकड़कर सोफे पर बैठ गई थी। वो तो पहले ही इतनी टूट फूट का शिकार थी। मजीद ये सुनकर तो उसका दुख से बुरा हाल हो गया था। खुशनुमा तुम गलत मत समझो। मैं जो हरकतें कर रहा था ना नाना जान तुम्हें कोई दुख नहीं देना चाहते थे। शट अप। आप सभी खुदगर्ज हैं। हम गरीबों की जब दिल चाहा बेइज्जती कर दी। इज्जत तो आप अपर क्लास लोग कभी देते ही नहीं। तुम गलत बात कर रही हो। ऐसी कोई कहानी नहीं। हेशम घबरा कर बोला। उसके करीब बैठा था। नहाया नहाया गुलामों जैसा चेहरा इतना दिलकश लग रहा था कि दिल कर रहा था खुशनुमा को आर्तगी से महसूस करे। मगर अभी ये सब मुमकिन नहीं था। यार कोई कंप्रोमाइज़ की गुंजाइश नहीं निकल सकती। मेरी नज़रों के सामने से चले जाएं। आप सभी खुदगर्ज हैं। आप और आपने मेरी इतनी हित तक की थी। एक लड़की को पहली रात उसका शौहर छोड़कर चला जाए, ये उसके लिए मरने का मकाम है। मगर मिस्टर हेशम, तुम माफ़ी के काबिल नहीं हो और ये तुम्हारे सारे रिश्तेदार मुझे हमेशा गिरी हुई निगाहों से देखते हैं। वो चेहरा हाथों में छुपाकर पूरी तरह रो पड़ी थी और हेशम खुद को निदामत की गहराइयों में गिरता महसूस कर रहा था। हबाब में के रहने आई हुई थी। हुस्ना को भी बुलाया था। दोनों ऐसे मिली थी जैसे बहुत सदियों बाद मिली। हुस्ना आंटी, आप तो खासी दुबली होती जा रही। अरुमा ने उसका खासा तफसीली जायजा लेने के बाद कहा। अच्छा है ना दुबली हो गई। हबाब को बहुत प्यारी लगने लगी थी।
तुम्हारे मामू मुझे इतना डराते हैं कि दुबली तो होंगी ही ना, और तो और पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधा बोलते रहते हैं। हुस्ना को शहरयार की शिकायत करने का मौका मिल गया था। हुस्ना आंटी, शहरयार मामू उल्टा सीधा तो नहीं, यकीनन प्यार भरी बातें करते होंगे। अब आपने मानी खेजी से कहते उसके बाजू पर हल्की सी धप लगाई थी। तुम गलतफहमी का शिकार हो, तुम्हारे मामू को प्यार भरी बातें तो करनी आती ही नहीं। अब ऐसे भी नहीं है शहरयार मामू, रोमांटिक तो खैर जरूर होंगे, मगर ये आप हमें नहीं बता रही। हवाब ने सरगोशी में कहा, तुम्हारा जमरान तो जरूर रोमांटिक होगा, मगर ये शहरयार जरा सा भी नहीं होगा। हुस्ना ने दांत पीसे थे। हुस्ना जरा अदब लिहाज करो, शहरयार तुम्हारा शौहर है। बीना ने उसे टोका तो उसकी बात सुन चुकी थी। अब आप सब लोग उनकी साइड लेते हैं, मेरी कोई भी नहीं लेता। उसने खफगी से बुरा मानकर शिकवा किया। हुस्ना आंटी, अम्मी आपको समझा रही हैं, डांट तो नहीं रही। और आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आपकी जब भी शहरयार मामू से लड़ाई होगी तो हम आपकी ही साइड लेंगे। हबाब ने उसके शाने पर थपकी दी थी। हबाब, तुम मेरा मजाक उड़ा रही। आंटी, मैं क्या आपका मजाक उड़ाऊंगी, मेरी जिंदगी तो खुद ही मजाक बन गई। हबाब ने अपसुरता और मासूम से लहजे में कहा। मीना की शाकी निगाहें उस पर उठ गई थी, क्योंकि इन 3-4 माह के अरसे में हबाब ने पहली दफ़ा शादी के बाद ऐसी कोई बात कही थी। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी सास तुम्हें कुछ कहती हैं? वो तो फौरन ही गोया हूँ। हबाब, क्या बात है? हुस्ना ने भी फिक्रमंदी से पूछा। वो तो कुछ नहीं कहती, अलबत्ता उनकी ससुराली और सास ने मेरा दम सुखा कर रखा हुआ है। बात क्या है, बताओ मुझे। बीना उस वक्त बिल्कुल रिवायती माओं की तरह फिक्र करती हुई उसके पास आ बैठी थी। अरुमा को आज वो बिल्कुल नए अंदाज में लगी थी। जमरान की दादी हर वक्त बच्चे का ताना देती रहती। वो रोने लगी थी। अरे ये क्या बात की उन्होंने, अभी तो तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए। मीना को गुस्सा आने लगा। जमरान कुछ नहीं कहते उन्हें। हुस्ना को भी फिक्र लाहक हुई। वो उन्हें बहुत कुछ कहते हैं, मगर वो दादी हैं, उनकी शान में गुस्ताखी कोई नहीं कर सकता। मेरी सास बुरा मनाती। अरे वाह, ये क्या बात हुई, तुम्हें वो कुछ भी कहती रहें, आगे से कोई उन्हें कुछ भी ना कहे। मैं खुद रिजवाना से बात करूंगी। अम्मी प्लीज़, आप कुछ नहीं कहिएगा। वो मुझे इसीलिए भी मना करती हैं कि उनकी सास उनके साथ कौन सा अच्छा सलूक करती हैं, और फिर उनकी सास की मर्जी जो तुमरान की फुप्पो की बेटी से थी। बीना बाजी, ये तो जलन और हसरत वाली कहानी हुई। हुस्ना को दुख होने लगा था। तुम डरती क्यों, मुंह तोड़ जवाब दिया करो। अरुमा को तो सुनकर गुस्सा आया था। हाँ, मुंह तोड़ जवाब दिया करूं जैसे बहुत आसान है। उसने आंसू साफ किए। जमरान मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मोहब्बत भी करते हैं, शायद ये सब इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसने नौशीन और राश्ता फुप्पो की भी सारी बातें बताई थी। वो नौशीन तो मुझे उस दिन से सख्त बुरी लगने लगी। हुस्ना हबाब को मायूं हुस्ना हबाब की मायूं वाले दिन का हंगामा भूली ही कब थी। नौशीन जब भी आती है जमरान के आगे पीछे होती है। जमरान उसे कोई रिस्पॉन्स तो नहीं देता। बीना ने तफक्कुर ज़दा लहजे में इस्तफसार किया। नहीं, वो तो खुद उसे चिढ़ते हैं, और आदम तो उन्हें इतने मुंह पर सुनाता है, फिर भी हफ्ते में बार बार आ जाती हैं। बताओ तो सही, जवान लड़कों के घर में अपनी जवान बेटियों को छोड़ जाती। अम्मी, आजकल कोई लिहाज नहीं करता। अरुमा इन तीनों के लिए चाय बनाकर ले आई थी। बीना ने गहरी निगाहों से उसे देखा। उन्हें ऐसा लगा कि अरुमा उन पर तंज कर रही है। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कह रही। अरुमा जैसे उनकी निगाहों का मफहूम समझ गई थी। उसने चाय की ट्रे साइड टेबल पर रख दी। अगर मेरे अगर मेरे अभी तक कोई खुशी की खबर नहीं मिली तो इनकी दादी कहती हैं पहले साल में ही बच्चा हो जाए तो अच्छा है। हबाब, मुझे भी फिक्र हो गई है। मैं तुम्हारा चेकअप कल करवा ही देती। बीना तो परेशान हो गई। अरे बीना बाजी, क्या हो गया है? हमारी हबाब की शादी को कोई अरसा हुआ है जो आप परेशान हो रही? अल्लाह की देन है जब दे। हुस्ना ने उनकी सोच को रोका। घबरा तो हबाब भी गई थी, क्योंकि वो उन्हें ये तो बता ही नहीं रही थी कि जमरान से उसने कौन से अच्छे ताल्लुकात रखे हैं। बच्चा जादू से तो होने से रहा। हबाब ने चाय का कप उठाया था। अम्मी, आप भी इनकी बातों से डर गई। जब तुम रो रो कर बताओगी तो जाहिर है डरेंगे। अरुमा किसी को भी नहीं बख्शती थी। तुम चुप रहो, हबाब ने उसे डांट दिया था। हुस्ना खुद गहरी सोच में पड़ गई कि उसके भी तो पहले साल में बच्चा नहीं हुआ था, तो हसीन बेगम ने खुद सुनाने में आ गई थी। वो कब किसी को छोड़ती थी। उसने वैसे सोच लिया था कि ऐसा कुछ करेगी शहरयार उसकी मुट्ठी में आ जाए। कहाँ गुम हो गई, चाय पिए। अरुमा ने उसके बाजू को हिलाया। वो चौंक गई और झेप कर उसे देखने लगी। उसे यहाँ आए हुए 15 दिन हो गए थे। वो कमरे से बाहर निकल आई थी। वो भी छोटी मामी उसे जबरदस्ती हिलाई थी। अपने मियाँ को नाश्ता खाना तुम अपनी निगरानी में दिया करो, बहुत तखलीक करता है। छोटी मामी उसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर हैशम की बातें बता रही थी। वो किचन का तफसीली जायजा ले रही थी। बड़ा सा किचन जदीद तर्ज से बना हुआ था। उसमें हर चीज़ तरीके और सलीके से लगी हुई थी। क्रॉकरी भी बहुत खूब भरी हुई थी। होशनमा ने हर चीज़ का जायजा लिया था। हमारे यहाँ मासी सफाई वगैरह के लिए रखी हुई है। खाना बनाने की हम लोगों की बारियां होती हैं। दादा जान को मासियों के हाथ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं। वो कहते हैं कि किचन के सारे काम
खाना बनाने से लेकर लगाने तक का काम घर की खवातीन ही करेंगी। छोटी मामी उसे तफसील से बता रही थी और वो चेयर पर बैठी सिर्फ उनकी बात सुन रही थी। मेरा खाना बनाने का नंबर कब होगा? उसने पूछा था। अभी तुम नई नवेली दुल्हन हो, जरा ठाट से रहो। वो मुस्कुराई। रात के खाने के लिए चिकन कढ़ाई बना रही थी। शाहिदा, तुम इतना हर किसी को सर पर चढ़ाती हो। बड़ी मामी चली आई थी। खुशनुमा जुज़-बुज़ होकर उन्हें देखने लगी। हेशम का हुक्म था कि बड़ी मामी के बिल्कुल मुंह नहीं लगना। अगर वो तंजिया बातें करें तो जवाब नहीं देना। भाभी, खुशनुमा इस घर की फर्द है, उसमें चढ़ाने वाली कौन सी बात हो गई? उन्हें नागवार गुजरा था और खुशनुमा के सामने शर्मिंदगी भी हुई थी। बड़ी मामी के तो दिल पर और ज़्यादा आरे चलने लगे थे, क्योंकि वो उनकी बेटी की जगह पर जो आ गई थी, जबकि हेशम ने ऐसी कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की थी। फिर भी वो कोशिशों में थी कि जो हमसे हेशम की शादी हो। छोटी मामी, रोटियां मैं बना दूं? शायदा, हमारी रोटियां और खाना बनाने की ज़रूरत नहीं हो, हम खुद अपना अलग किचन कर लेंगे। वो ये कहकर किचन से निकल गई, जैसे वो यही तो जताने आई थी। खुशनुमा को उनके लबो लहजे में हकारत और तज़हीक, तौहीन सभी तो ज़ाहिर होने लगी थी। यानी उनका गरीब होना इसके लिए कोई मोज़ी चीज़ था। खुशनुमा, तुम भाभी की बातों को दिल पर नहीं लगाना। ये मिजाज की तीखी ज़रूर है, मगर दिल की बुरी नहीं। शायदा ये बिल्कुल नहीं चाहती थी खुशनुमा पर उनका तासुर गलत पड़े, जबकि वो अवलीन दिन की बेइज्जती और उनका जलन और हसरत कब भूली थी। और देखो, हेशम को बिल्कुल भी नहीं बताना, वो बहुत हसास है। वो उसे हिदायत देने लगी। खुशनुमा को किसी के दरमियान नापसंदीदा बनकर रहना कड़े अमल से गुजरना लग रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उनके साथ ऐसा रवैया क्यों है। अरे भाभी, आप यहाँ हैं, दादा जान आपको याद फरमा रहे हैं। मेहरान यूनिवर्सिटी से उसी वक्त आया था और सीधा रुख उसने किचन की जानिब किया था। खैरियत तो है? शाहिदा ने मुस्कुराकर पूछा। पता नहीं, स्टडी रूम में थी और वहाँ हेशम भाई की मौजूदगी उसने तफसील दे दी थी। खुशनुमा ने अपना धानी आंचल करीने से सर पर रखा था। मासूमियत तो देखो इस लड़की की। नजत मामी ने फिर जले दिल से तीर फेंका था। वो उन्हें डाइनिंग हॉल में जाते हुए देख रही थी। आओ बेटा। मुर्तज़ा अली ने संजीदा और खामोश खुशनुमा को झिझक कर दरवाजे की चौखट में खड़ा देखा। हेशम की भी पुरशौक निगाहें उठी। धानी कलर उस पर कितना सच रहा था। सादगी में वो यकता नजर आती थी। नाना जान, आप खुद बोले। वो गोया हुआ। खुशी बेटा, आपको आज हेशम के दोस्त के घर डिनर पर जाना होगा, वो उसे कहने लगे। हेशम ने मुर्तज़ा अली का सहारा लिया था, क्योंकि अगर वो खुद से कहता तो ज़रूर इख्तिलाफ करके अड़ जाती। जाना क्या ज़रूरी है? उसने आहिस्तगी से कहा। बेटा देखो, ज़रूरी तो कुछ भी नहीं होता, मगर बहुत कुछ खुद से करना पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हेशम के साथ घूमा फिरो। हालांकि हेशम इस काबिल तो नहीं कि उसे माफ़ किया जाए। वो हेशम पर भी निगाह डालकर बोले तो वो लब पीछे बैठा था। मैंने इन्हें माफ़ किया भी नहीं है। ठीक है, अगर आपका हुक्म है तो चली जाऊंगी। उसने ये कहकर बात ही ख़त्म कर दी। वो दोनों की संजीदा सूरत देखने लगे। हुस्ना को यहाँ हुस्ना को यहाँ आए हुए दूसरा दिन था। रिफत की मसलसल कॉल आ रही थी, वो घर आ जाए, मगर हुस्ना काम चोर इसीलिए भी रुकी हुई थी कि नसरीन के कामों से कम बची हुई थी। हुस्ना आंटी, हुस्ना आंटी, शरियार मामू की कॉल है। अरुमा ने उसे 2-3 आवाज़ें देकर जगाया था। अरुमा प्लीज़ कह दो कि मैं सो रही हूँ, बाद में कर लें। वो चादर मुंह पर तान कर लेटी थी। अरुमा, अपनी आंटी से कहो कि अगर खैरियत चाहती हैं तो बात करें। अरुमा ने स्पीकर ऑन किया हुआ था। शहरियार की आवाज़ पर तो वो तेज़ी से झटका खाकर उठ बैठी और हवास बाख्ता भी हो गई थी, जैसे मोबाइल से शहरियार बाहर निकल आया हो। आप बात करें, मैं नाश्ता बनाती। वो मुस्कुराती हुई निकल गई थी। लगता था कि हबाब भी आज जल्दी उठ गई थी, इसीलिए बेड पर नजर आ रही थी। आप आराम से सोने भी नहीं देते। सोचो जब पास होऊंगा तो बिल्कुल भी सोने नहीं दूंगा। लहजा उसका मायने खैस था, मगर आवाज़ को वो संजीदा बनाए हुए था। क्या बकवास है। उसके तो पतंगे ही लग गए। तमीज़ से अल्फाज का ख्याल करो, तुम्हारी ज़ुबान भी फुप्पो की ज़ुबान की तरह ही चलती है। आपका अपनी ज़ुबान के बारे में क्या ख्याल है? उसने भी ताक के तंज का पत्थर तुर्की ब तुर्की मारा था। मुझे छोड़ो, मैं शुरू से ही ऐसे बोलता हूँ, पूरा ख़ानदान जानता है। शहरियार ने तफक्कुर ज़दा लहजे में कहा। अच्छा ये बताएं कि कॉल क्यों की है? वो सुबह सुबह किसी भी लड़ाई के मूड में नहीं थी, इसीलिए किसिया गई थी। कॉल क्यों की है? ध्यान से सुनना और किसी के सामने जाहिर नहीं करना। ऐसी क्या बात है? उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। तुम पता लगाओ अपने तौर पर, हबाब जमरान के साथ ठीक रह रही है या दोनों की कुछ खटपट है? उसने मुद्दा बयान किया। हुस्ना को कल की बातें याद आई। हबाब जो अपने ससुराल की बता रही थी, मगर जमरान के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं बताया था। हबाब ने कभी जमरान का जिक्र ही नहीं किया। वो बोली थी। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि मेरी कल जमरान से बात हुई। लगता है हबाब उसे अहमियत नहीं देती, दोनों में दूरियां हैं। वो खासा तफसील से उसे बताने लगा। हबाब जमरान का जिक्र करती भी तो नहीं है। यही तो कह रहा हूँ, मोटी अकल की औरत, पता करो।
वो उसे फिर सुलगाने लगा। आपसे तो किसी भी तरीके से बात नहीं हो सकती। वो गुस्से में आ गई थी। देखो तुम इस वक्त मेरी बात पर गौर करो। सब सवाल में से सवाल नहीं निकाला करो। मुझे सख्त चिढ़ है। वो बरम हो रहा था। अच्छा ठीक है, मैं आज ही बात करती। वो खफीफ सी हो गई। रात में कॉल करूंगा, पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 11 बजे। वो बोला था। प्लीज़ एक दरख्वास्त है, सुबह ही सुबह ना किया करें। मैं सो रही होती। जितना सोना है सो लो, बाद में सोने भी नहीं दूंगा। वो कहकर लगाकर बोला था। उसना ने तब कर सेल ही ऑफ कर दिया था। जल्दी जल्दी फ्रेश हुई थी। हो गई शौहर नामदार से बात? अब आपने शरारती लहजे में मुस्कुरा कर छेड़ा। मेरी तो अपने शौहर नामदार से बात होती रहती है। बात तो तुम बताओ कि तुम अपने शौहर नामदार से कोई बात क्यों नहीं करती? नाश्ता बनाकर अरुमा ने लाउंज में ही लगा दिया था। पीना अभी तक सो रही थी। मेरे शौहर की सुनकर क्या करेंगी? उसने बात हंसी मजाक में उड़ाई थी। क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हूँ? शहरियार मुझसे कैसी बातें करते हैं। वो रोमांटिक हैं भी या नहीं? मैं तो इसीलिए पूछती हूँ कि शहरियार मामू का पता ही नहीं चलता। हर वक्त एक से मूड में रहते हैं। अम्मी से तो हमेशा नसीहत आमेज लहजे में बात करते हैं और अम्मी को जो कि नागवार गुजरता है। नानी अम्मा से भी रोब वाले अंदाज में बात करते हैं। मुझे ये तजस्सुस रहता है कि शहरियार मामू आपसे तो यकीन मुझे ये तजस्सुस रहता है कि शहरियार मामू आपसे यकीनन अच्छे मूड में बात करते होंगे। बको मत, तुम्हारे साथ वो कब बुरे अंदाज में बात करते? उसना आंटी ठीक कह रही। अरुमा चाय की केतली उठाए चली आई थी। तुम फिर इसमें ले आई? पता भी है कि इसमें ठंडी हो जाती है। चाय फ्लास्क में लाया करो। अब आपको ठंडी चाय में मज़ा नहीं आता था। फ्लास्क में स्मेल आ रही थी। गर्म पानी से धुलेगा। उसने उधर भी बताया था। अरे बिना बाजी को भी उठा देती तुम। आंटी वो अपनी मर्जी से उठती हैं। आपको पता है अरुमा से उनकी बनती ही कब है। अब आपने नाश्ता शुरू कर दिया। ज़्यादा बदतमीजी नहीं किया करो उनके साथ। उसना ने अरुमा को चपत लगाकर संजिश की थी। तीनों ने खामोशी से नाश्ता किया और अरुमा किचन समेटकर कंप्यूटर के आगे बैठ गई थी। हबाब और हुस्ना बातों में लग गई थी। तुम लगता है जानबूझकर बच्चा नहीं चाह रही। आप ये कैसे कह सकती हैं? हबाब ने जैतून तीखे करके उसे देखा। ज़्यादा मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश ना करो। अरे मैं क्या छुपाऊंगी? वो हुस्ना के सवाल करने पर घबरा गई थी, मगर उसने सोचा था कि अपने किसी भी पर्सनल मामले में किसी को इन्वॉल्व नहीं करेगी। मुझे लगता है तुम जमरान को कबूल नहीं करी। हुस्ना का अंदाज तफ्तीशी और शाकी हो गया था, जबकि शादी के बाद वो यूं तफसीली बहुत अरसे बाद मिली थी, इसलिए वो हबाब से ज़्यादा कुछ ससुराल वालों के मुतलिक नहीं पूछ सकी थी। जब शादी हो गई तो कबूल भी कर लिया। जमरान बहुत अच्छे हैं कि एक बदनाम लड़की को ऐसे हालात में कबूल कर लिया। अरे से बड़ी बात क्या होगी? एकदम वो तंजिया और तल्ख हो गई थी। ये क्या बोल रही हो? जमरान तुमसे कुछ ऐसी बात कहता है? हुस्ना ने अचानक इस्तेफामिया निगाहों से देखते फिक्रमंद लहजे में पूछा। कहते तो नहीं है। तुम्हारी सास कहती हैं? हुस्ना को भी जानने की बेचैनी थी। वो सब बहुत अच्छे हैं, मगर हुस्ना आंटी, काश मेरी शादी ऐसे हालात में ना होती। लहजे में हसरत और अफसरदगी थी। देखो हबाब, अल्लाह ताला जिसकी किस्मत में जो लिख देते हैं वो सब इसी तरह होता है। इसकी मंशा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। फिर लोग ये क्यों कहते हैं कि किस्मत इंसान खुद बनाता है? वो आहिस्तगी और अफसरदा से फिर गोया हुई। किस्मत भी तदबीर से बनती है और फिर तुम्हारा जो जोड़ जमरान से ऐसे ही लिखा था, मगर ये तुम पर मुनहसर है कि तुम ये सब कैसे खुशी खुशी कबूल करती हो। अगर तुम जमरान को मनफी रद्दअमल दोगी तो वो तुमसे दूर दूर रहेगा और दूर होता चला जाएगा। ये सब तुम भी अंदाज़ा कर चुकी हो। नौशीन को भी तुम अच्छी तरह जानती हो। मैं तुम्हें ये कहती हूँ कि आइंदा की किस्मत तुम खुद खराब नहीं करो, इसे अच्छा बनाओ। हुस्ना उसे बड़े मुदब्बराना अंदाज में समझा रही थी। अम्मी, आप ही तो ऐसी गई हैं कि उनकी कोई खैर खबर ही नहीं। मैंने कॉल की थी, उनका सेल बंद है। रिमना को बहुत फिक्र लगी हुई थी। आप ही तो मेरे ख्याल में अपना सेल यहीं छोड़ गई हैं। मैंने अलमारी में उनकी दराज में देखा था। इमन अलमारी में किसी काम से कुछ निकालने लगी। उसे खुशनुमा का सेल नजर आया था। लो, तो फिर उसकी खैर खैरियत कैसे मिलेगी? अम्मी को उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। खुशनुमा वैसे ही ज़बरदस्ती तो गई थी और उसके मिजाज से वाकिफ थी। गुस्से की वजह से वो कॉल भी नहीं कर रही होगी, क्योंकि जावेद अहमद के समझाने पर वो गई थी। अम्मी, मुझे लगता है कि आप ही को गुस्सा है, जभी तो उन्होंने खुद भी कॉल नहीं की। रमना को इतना अंदाज़ा था, हैशम भाई के सेल से ही कर देती। तुम्हारे पास नहीं है हैशम का नंबर? अम्मी ने अमन से पूछा था। नहीं, इतनी हमारी बातचीत ही कब रही है जो नंबर वगैरह दे दे। ऐसा करते हैं, हम लोग चलते हैं। रमना को यही समझ आ रहा था। नहीं, ऐसे जाना ठीक नहीं। अम्मी ने पुरसोच अंदाज में मना किया। अम्मी, क्यों ठीक नहीं? हम आप ही के घर जा सकते हैं। रिमना को उनका ये एतराज़ समझ नहीं आ रहा था। पहले कभी यूं गए हैं? वो कदरे तौक़ुफ़ के बाद गोया हूँ। अम्मी, अगर हम जाएंगे नहीं तो वो लोग आप ही को दबा कर रखेंगे। रमना को खुशनुमा की बहुत फिक्र हो रही थी।
अरे वहाँ ऐसी कोई बात नहीं, मुर्तज़ा साहब बहुत ख्याल करेंगे, और हेशम भी तो खुद हमें यकीन दिला कर गया है, वो दोनों उसका ख्याल रखेंगे। अम्मी, हम फिर भी जाएंगे ताकि तसल्ली हो जाए। ठीक है, मैं तुम्हारे अब्बू से पूछती हूँ, वो अगर इजाज़त दे दें तो ठीक है, चलते हैं। अम्मी भी उसे देखकर इत्मीनान हासिल करना चाहती थी। खुशनुमा किस तरह वहाँ रह रही है। जावेद अहमद ने इजाज़त दे दी थी। वो तीनों तैयार होकर निकल गई थी। शाम के 5 बज रहे थे। शाम के 5 बज रहे थे। स्टॉप पर वो खड़ी थी, किसी टैक्सी या रिक्शे के इंतज़ार में। रिक्शे टैक्सी के किराए भी बहुत थे, 500 से कम की तो बात ही नहीं कर रहा था कोई। फिर फैसला किया कि गुलशन इकबाल तक बस से चले जाते हैं, वहाँ से टैक्सी ले लेंगे। गुलशन के स्टॉप पर खड़ी थी, हेशम की दोस्त की गाड़ी आकर रुकी। आइए, कहाँ जाना है? अशर की निगाह फिरोजी कपड़ों में मलबूस रमना पर पड़ी। वो चौंक कर हैरानगी में देखने लगी। दिमाग तो दुरुस्त है। रमना ने पहचानने से इनकार कर दिया था। अम्मी हैरानगी से रमना को देखने लगी। मैं हेशम का दोस्त हूँ, भाभी के साथ ये मिली थी, मैंने इन्हें देखकर गाड़ी रोकी है। अशर ने झट वजाहत दी। वो मवादा कुछ उल्टा सीधा ही ना सोच लें। जी अम्मी, रमना ने भी तायद की थी। आइए आंटी, मैं ड्रॉप कर दूंगा। जाना कहाँ है? हम हेशम भाई के घर ही जा रहे हैं, एम्मा ने जल्दी से कहा, कहीं ये दोनों इनकार ही ना कर दें। वो स्टॉप पर खड़ी खड़ी खौफ में मुब्तला हो गई थी। नहीं बेटा, हम चले जाएंगे, अम्मी ने इनकार कर दिया। और वो वैसे भी नहीं बैठना चाह रही थी। हेशम ने अगर बुरा मनाया तो ये अच्छा नहीं होगा, और जो इन गैर मर्दों के साथ अपनी जवान बेटियों को लेकर जाकर बातें नहीं बनवा सकती थी। अशर भी जैसे समझ गया था और फिर सलाम करके गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। तुम दोनों क्या इसकी गाड़ी में बैठी थी? अम्मी के आप ही के बॉस भी हैं, जहाँ पहले आप ही जॉब कर रही थी। रमना ने तफसील बताई थी कि अब्बू को हॉस्पिटल भी देखने आए थे, आप ही बता रही थी। मगर अच्छा नहीं लगता ऐसे बैठ कर जाना, तुम जानती हो हेशम की बड़ी मामी वैसे भी बहुत अजीब औरत लगती हैं। उन्हें पता चला तो फिर खुशनुमा को सुनने को मिलेगा। अम्मी खासी दूर अंदेश भी वाक़ हुई थी। अहमद मुँह ही मुँह में बड़बड़ाने लगी। रमना का इस वक्त दिल धक धक कर रहा था। अशर की निगाहों में बहुत कुछ नजर आ रहा था। 3 दिन हो गए हैं, तुम इसे ले आओ, घर सुना सुना लग रहा। रिजवाना को हबाब की याद आने लगी थी। उनकी सास रात ही गई थी। उन्होंने फिर जमरान से हबाब को लेकर आने को कहा था। जी वहीं जा रहा हूँ, बीना आंटी की कॉल आई थी, कह रही थी कि बहुत दिन से आए नहीं, हबाब को भी ले आना। जल्दी जल्दी चाय के सिप लेने लगा। तुम्हारी दादी ने भी हद कर दी और इन्हीं से तो तंग आकर गई है। रिजवाना ने भी उसे रोका नहीं, जाने दिया था, क्योंकि वो चिड़चिड़ी भी हो गई थी। अम्मी, आप दादी जान को इतना तो समझाइए, हबाब को कुछ ना कहें। तुम देखते ही हो शुरू से मेरे साथ कैसा सलूक रखती हैं, इस वजह से आपके साथ सलूक रखती हैं। अब्बू की कमज़ोरी है, वो भी आपकी साइड कभी नहीं लेते। मुजम्मिल भी अपने चाय का कप लेकर उनके कमरे में आ गया था। आप अब्बू से कहें यहाँ आकर रुकें। अरे ये तुमने क्या बात की, वो यहाँ कभी नहीं आएंगे। रास्ता फुप्पो का पता नहीं क्यों उन्हें अपने घर में रखा हुआ है, मुजम्मिल ने जमरान की बात के जवाब में कहा। फुप्पो का मफाद ही होगा। जमरान का लहजा भी पुरसोच था। तुम दोनों उल्टी सीधी बात मत किया करो। रिजवाना ने दोनों को संजिश की थी। अम्मी, मैं आपको बता दूं, फुप्पो अपनी भी किसी भी बेटी को यहाँ ब्याहने के चक्कर में है। ये तुम कैसी बड़ों की तरह बातें कर रहे हो, चलो जाओ अपना काम करो। रिजवाना ने डांट दिया। मुजम्मिल खफीफ सा हो गया था। वैसे नवीन आदम के लिए मुनासिब रहेगी, इस तरह फुप्पो और दादी का मुंह भी बंद हो जाएगा। जमरान को यही समझ आ रहा था। नहीं बेटा, मैं आदम के साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। फिर वो ये नहीं सोचेगा कि तुम्हारी क्यों नशीन के साथ नहीं कर दी शादी। रिजवाना हर बात और काम बहुत सोच समझ कर करने की कायल थी। जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वो कप साइड टेबल पर रखकर खड़ा हो गया। पिस्ताई कलर के कमीज शलवार में ऊंचा लंबा जमरान बहुत डिसेंट लग रहा था। मुजम्मिल से कहते जाना किचन ना फैलाए, कभी फिर कुछ पकाने में लग गया होगा। रिजवाना असर की नमाज के लिए उठ गई थी। जमरान खुदा हाफिज कहकर निकल गया। चंद कदम पर ही तो बीना का घर था। उसे खबर मिल गई थी हुस्ना भी आई हुई है। हबाब को देखिए, चौथा रोज था और इसकी रातें और दिन बेकल गुजर रही थी। 2 दफ़ा उसने हबाब को कॉल भी की थी, मगर वो सोई हुई थी। आज रिजवाना के कहने पर वो लेने जा रहा था। वो हबाब की तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ हो गया था। वो बहुत हसास लड़की थी, हर छोटी बात को महसूस करती थी, जिसकी अहमियत जमरान के नज़दीक नहीं थी। बाकी अगले केस में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।